वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कल हम वेनर्स थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और वेनर्स थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं वो हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस करी थी कि जैसे वेनर थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो लिगेंड हैं वो सेंट्रल मेटल के आसपास डेफिनेट ज्योमेट्री में कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं। जैसे कि वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन में हमने ये पढ़ा कि कुछ एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बाकी क्यों नहीं बनाते। तो हम कुछ थियरीज यहाँ पे बताएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें जो सबसे पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये 1930s में दी गई थी। 30s मतलब 30 और 40 के दशक के बीच में। और क्रिस्टरफील्ड थ्योरी नंबर 2 पे है। ये 50 टू 60s के बीच में दी गई थी। लिगेंड फील्ड थ्योरी है, डी यहाँ पे मिसिंग है। लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है ये 1960s ऑनवर्ड दी गई थी। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी 1960s के ऑनवर्ड दी गई थी। इसमें से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्रिस्टरफील्ड थ्योरी पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो +1 में पढ़ाई गई थी केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। लिगेंड फील्ड थ्योरी मैंने कल भी बताया था कि हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये हायर क्लासेस में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ कि कैसे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको थोड़ा सा काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। तो इसके पॉस्टुलेट्स हैं बच्चे। पहला पॉस्टुलेट है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। तो फिर नेचुरली इनके बीच में, लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Here comes the name coordination compound या coordination complexes. That is why this branch of chemistry is called as coordination chemistry. तो चूंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए सेंट्रल मेटल को और सेंट्रल मेटल ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए और जो एक्सेप्ट करता है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये था हमारा फर्स्ट पास्टुलेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। सेकंड पास्टुलेट जो है उसमें कहा गया कि सेंट्रल मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है लिगेंड से तो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और उन ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। तो सेंट्रल मेटल, मैं रिपीट करता हूँ, सेंट्रल मेटल को अगर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो सेंट्रल मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और वो वेकेंट ऑर्बिटल यूनिफॉर्म एनर्जी के होने चाहिए, मतलब कि एनर्जी उनकी इक्वल होनी चाहिए, ताकि जब लिगेंड उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आए तो लिगेंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये सेकंड पास्टुलेट था। थर्ड पास्टुलेट में कहा गया इन ऑर्डर टू हैव वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ यूनिफॉर्म एनर्जी। अब हमने कहा ना कि सेंट्रल मेटल के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हम +1 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी यूनिफॉर्म, डिफरेंट ऑर्बिटल की, जैसे एस है, पी है, डी है, इनकी सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो अगर इनकी एनर्जी को यूनिफॉर्म करना है तो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू पास करना पड़ेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल की, जो कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि एस, पी और डी को बिलोंग करते हैं,
तो डेफिनेटली उस केस में डेफिनेटली जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल हैं वो यूनिफॉर्म एनर्जी के हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। चौथे पास्टुलेट में कहा गया, ये जो चौथा पास्टुलेट है, ये आज के लेक्चर में ही आगे चल के आ जाएगा। कई बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कि साइनाइड कार्बन मोनोक्साइड यानी कि कार्बोनिल अमोनिया की प्रेजेंस में अपने आप को पेयर्ड कर लेते हैं। मैं इस पे इंसिस्ट नहीं करूँगा चौथे पास्टुलेट पे, क्योंकि ये पास्टुलेट मुझे एक्सपेरिमेंटली ये डायग्रामेटिकली आपको समझाना पड़ेगा और ये आज के वीडियो में ही आ जाएगा। तो चौथा पास्टुलेट आप अभी बस इतना सोच लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आते हैं। कैसे आते हैं ये मैं आगे चल के बताते हैं। फिफ्थ पास्टुलेट में कहा गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से होता है। किसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग? लिगेंड और मेटल की। और इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। चूँकि ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड जो है डायरेक्शनल इन नेचर है। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल के आसपास जो लिगेंड है वो एक डेफिनेट पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे और मोर ओवर मेटल और लिगेंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। अब किस तरह की ज्योमेट्रीज बनती हैं जब मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो किस तरह की ज्योमेट्री बनती हैं? एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनते हैं। ये डिटेल आएगी आज के वीडियो में। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस बनते हैं और ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनते हैं। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये पास्टुलेट्स बताए गए हैं और ये जो सिंप्लीफाइड करके आपको बताए गए हैं पास्टुलेट्स, सिंप्लीफाइड करके जो पास्टुलेट्स बताए गए हैं, ये पास्टुलेट्स को हम सब्सटेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रीज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सबसे पहले मैं आज के वीडियो में ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूंगा। ओके। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में जो ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल में, ये हेक्सा एमीन क्रोमियम 3 आयन की है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि एमीन जो है क्रोमियम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। सो क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 18 आर्गन 3d5 4s1 है और ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का आपको निकालना सिखाया हुआ है। इसको x ले लेना है, इसको 0 ले लेना है क्योंकि एमीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 0 होता है। तो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया? +3 हो गया। क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। एक इलेक्ट्रॉन तो s में से रिमूव होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं d से रिमूव होंगे। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन बन गई 18 आर्गन 3d3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। ठीक है। तो 3d3 3d3 तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया।
फिर 4s खाली है, 4p खाली है। अब लिगेंड्स ने इनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। जब लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन इनमें डोनेट करने हैं तो इनकी एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इनकी एनर्जी यूनिफॉर्म होने के लिए ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 डी के ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल और 3 पी के ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और सबकी एनर्जी जो है इसकी, ये 2 डी की, एक एस की और 3 पी की, सबकी एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाएगी। जब एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो जो लिगेंड है, लिगेंड विल बिकम वेरी हैप्पी कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने थे, वेकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करने थे, जिनकी एनर्जी पहले यूनिफॉर्म नहीं थी, अब उनकी एनर्जी यूनिफॉर्म हो गई है। तो 6 अमोनिया जो है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें डोनेट कर देंगे। ये मैंने ना रेड क्रॉसेस के साथ बताए हुए हैं। ये 2 रेड क्रॉसेस का मतलब है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया डोनेट कर रहा है। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया ने डोनेट करने हैं, क्योंकि 6 अमोनिया हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल। अब इसके बारे में हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड ये किया कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ऑक्टाहेड्रल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि आपको इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ना, तो ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल में, जिनमें वैलेंस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हैं। अब इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स का मतलब समझ लीजिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि डी जो है 3 का यूज़ हो रहा है, 3D। एस जो है 4 का और पी जो है वो भी 4p यूज़ हो रहा है। यानी एस और पी आउटर मोस्ट है और डी जो है इनर मोस्ट है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। यानी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में n-1 डी ऑर्बिटल, यानी अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, 4 के साथ 3D ऑर्बिटल के और जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह के कम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंगली इनको हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस या स्पिन फ्री कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। ये वाले नहीं, ये तो पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड जो हैं, इनको हम स्पिन फ्री कम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस कह देते हैं। दैट इज़ ऑल। बस ये इतनी सिंपल है। बस कि इसको एक बार सुनो दोबारा से तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं सुननी तो मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल करवा देता हूँ। लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास हेक्सा सियानो फीरेट 3 आयन है। इसे फेरिसाइनाइड आयन भी कहते हैं। और मैंने पीछे कुछ चार्क कम्प्लेक्सेस ऐसे थे, सोडियम नाइट्रोपरसाइड था, फेरोसाइनाइड था, पोटाशियम और पोटाशियम फेरिसाइनाइड था। इनके कॉमन नेम मैंने कहा था कि आपने याद करने, सिर्फ चार्क कम्प्लेक्सेस थे। तो ये फेरिसाइनाइड आयन है जिसके ऊपर 3 नेगेटिव होगा। अगर 4 नेगेटिव होता तो ये फेरोसाइनाइड होता। तो चलिए सबसे पहले हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ये वाली ज्योमेट्रीज इंपॉर्टेंट बहुत हैं, पर अगर किसी बच्चे को एटॉमिक नंबर ही नहीं आते 30 तक तो उनके लिए ये ज्योमेट्री जो है वो डिफ़िकल्ट होगी। तो आयरन जो है 26 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन 3d6 4s2 है।
ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालना आता है ना? आपको एक पूरा लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पे लगाया था। नहीं निकालना आता? ये एफ है, एक्स हो गया, ये सी एन है, -1 हो गया, ये 3 नेगेटिव है। तो क्या करते थे? एक्स प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3। याद है? तो फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? +3 आएगी ना? तो ये मैंने आपकी मेमोराइजेशन के लिए आपको ये दोबारा से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है। वैसे टीचर्स ऐसे करते नहीं हैं। रिडॉक्स चैप्टर +1 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी मैंने रिडॉक्स के कंसेप्ट बताए थे। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूरी डिटेल आपको दोबारा बताई थी, ये अज्यूम करके कि आप मुझसे पढ़े हो +1 में या नहीं पढ़े। तो ये आप यहाँ से x निकालोगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है? ये x हो गया, ये -6 हो गया इज इक्वल टू -3। -6 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। +6 -3 कितना आ गया? +3 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 आ गया। तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने हैं। पहले किस में से रिमूव करते हैं? एस में से। बाद में किस में से रिमूव करते हैं? 3D में से। तो ये आ गया फेरिकॉइन इज इक्वल टू 18 आर्गन 3D5। ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन डी में से निकला। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5। 4s खाली है, 4p खाली है, पर जो साइनड है वो 6 है। तो 6 साइनड है, और साइनड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को कॉज करता है। ये मैंने एक पास्टुलेट यहाँ पे बताया था। Fourth postulate: sometimes unpaired electron get paired up in presence of strong field ligands like cyanide, carbonyl, ammonia, etc. ये मैंने कहा था कि मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉइंट अब मैं बताने लगा हूँ। ठीक है बच्चा? ठीक है? चलूँ? ओके। यहाँ पे साइनड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वो इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, ये पेयरिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, पेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया। पर 2d के ऑर्बिटल n-1d ऑर्बिटल 4s 4p के साथ खाली हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? 2d के ऑर्बिटल, एक s का, 3p के। यानी कि ये भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें n-1d ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है ताकि इन सब की एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाए, क्योंकि एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होती तो एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाए। तो अब 6 साइनड लिगेंड्स जो हैं वो अपने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करते हैं। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे। तो अब डोनेट करेंगे तो अब ये पूरा कम्प्लेक्स लिख लो यहाँ पे, क्योंकि साइनड आ गया पिक्चर में, उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। 2 क्रॉसेस के साथ दिखा दिए। 2 क्रॉसेस का मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से नटशेल में क्या पता चला? हाइब्रिडाइजेशन पता चली। D2sp3 है, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि पीछे नई डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे बना दी। सेंट्रल मेटल सेंटर में होता है। साइनड जो है ऑक्टाहेड्रल स्फीयर में होते हैं, और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो बाहर चार्ज लिख लीजिए।
पैरामैग्नेटिक है, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें भी n-1 d ऑर्बिटल s और p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लो स्पिन कम्प्लेक्स है। लो स्पिन कम्प्लेक्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कम है। और बाकी पैरामैग्नेटिक तो ये है ही है। कितना आसान है ये, है ना? ईज़ियर है ना? तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा आप इसको सुन सकते हैं। काम तो +1 वाला ही है। जो थर्ड ज्योमेट्री है वो बिल्कुल इसके जैसी है। उसमें एफिशिएंस इवन के फर्स्ट भी इसके जैसी थी। तो इसमें जो थर्ड ज्योमेट्री होगी FeCN6 3 नेगेटिव की बजाय 4 नेगेटिव होगी। मतलब फेरिसाइनाइड की बजाय फेरोसाइनाइड आ जाएगा। तो फेरोसाइनाइड आ गया थर्ड में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले s में से रिमूव होते हैं। 3d6 हो गया, ये 3d6 हो गया, 4s 4p। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ये देखो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और n-1 d ऑर्बिटल यानी कि 3d ऑर्बिटल के दो 3d सबशेल के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। s तो पहले खाली था, p भी खाली था। अब साइनाइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन में d पहले है तो d2 लिखेंगे, फिर s है s लिखेंगे, फिर p है p3 लिखेंगे, d2sp3। फिर साइनाइड जो है इन सब में अपना एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेंगे, तो हमारे पास d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। ये डायमैग्नेटिक है। पीछे जो आ रहे थे सारे पैरामैग्नेटिक या स्लाइटली पैरामैग्नेटिक आ रहे थे, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं। ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है। ये क्रॉसेस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेलिबरेटली इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए बताया गया है। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें भी n-1 d ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। ये अब स्पिन फ्री कम्प्लेक्स नहीं है, ये लो स्पिन कम्प्लेक्स है या स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स है। स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स है मतलब कि जो डी के पास इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे पेयर्ड हो गए, इसलिए इसको स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स कहा जाता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? आगे हम फोर्थ ज्योमेट्री पे चलते हैं, COF6 3 नेगेटिव। तो मैं सिंपली बता दूं कि फुलराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कॉज करेगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा। लेकिन चूँकि पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिख लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकला है, तो कोबाल्ट +3 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, 3d6 हो गया। 3d6 तो कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब जो फुलराइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कॉज करेगा, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब s ऑर्बिटल यानी कि ns आउटर मोस्ट, 4p ऑर्बिटल मतलब np, 4d ऑर्बिटल मतलब nd, मतलब इसमें n-1d खाली नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम यहाँ से शुरू करो, s 3p है p3, 2d हैं, ये वाले नहीं क्योंकि हमें 6 ऑर्बिटल ही खाली चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ऑर्बिटल ही खाली चाहिए, ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब COF6 3 नेगेटिव लिख दिया, तो फुलरीन या फुलराइडो जो लिगेंड है
वो अपने 6 लिगेंड है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रली रहेगी बिकॉज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक है। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। ये पहली ज्योमेट्री ऐसी आई है जो कि आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मतलब n-1d हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, n d 4s 4p 4d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हाई स्पिन कम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कम्प्लेक्स कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। पांचवी ज्योमेट्री आपकी रेफरेंस बुक में नहीं दी हुई, ये बहुत सिंपल है। बिल्कुल जो पहली, दूसरी, तीसरी ज्योमेट्री है उससे मैच करती है। बस आपको 3 लीगेंड्स के नाम याद करने हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करते हैं। वो 3 लीगेंड मैंने अपने पास्टुलेट्स में लिखे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करते हैं। चौथे पास्टुलेट में मैंने लिखा है साइनाइड, कार्बोनिल, एमीन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करते हैं। तो ये मेरे पास जो ज्योमेट्री है अमोनिया वाली है, इसमें लिगेंड जो है अमोनिया है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हो गया। और ये डायमैग्नेटिक होगा बिकॉज इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। और ये इनको स्पिन पेयर्ड यानी कि इनकी स्पिन जो है पेयर हो गई है, या लो स्पिन कम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। गॉट इट? ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, ये रेफरेंस बुक में नहीं दी गई। ये जो रेफरेंस बुक आपके पास है उसमें ये वाली ज्योमेट्री नहीं है, तो ये एनसीईआरटी से आपको करवाई है। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जो कम्प्लेक्सेस हैं वो ख़त्म हुए। और अब डेफिनेशन है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स को हम हाइपर लाइगेटेड कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स तो मैंने बता दिया हुआ क्या होते हैं, कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं, और ये हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस को हाइपोलैगेटेड कम्प्लेक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर हाइपोलैगेटेड कम्प्लेक्स की या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स की मैंने करवाई थी एग्जाम्पल ज्योमेट्री ऑफ COF6 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें ND ऑर्बिटल यानी आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लो स्पिन कम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज कर देते हैं, और सब्सटेंसेस यूजुअली कम्प्लेक्सेस जो हैं यूजुअली डायमैग्नेटिक होते हैं, और या बहुत ही कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक आधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी कभार उनमें हो सकता है, स्लाइटली या लेस पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी नॉलेज के लिए, हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बिल्कुल नहीं होती, और इनको स्पिन फ्री कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इनमें जो लिगेंड होते हैं वीक लिगेंड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कॉज कर पाते, और ऐसे जो कम्प्लेक्सेस होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। और अगर किसी कम्प्लेक्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आपको डिटरमिन करना है, तो वो इस फॉर्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर n, राउंड ब्रैकेट के अंदर n+2 bm बोहर मैग्नेटोन होता है, ये यूनिट होता है। म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, +1 में पढ़ाया था। n का मतलब
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू आएगी। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, ये देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? नहीं है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके लिए म्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनके लिए म्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, और वो सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं। सो अगर म्यू ज़ीरो है तो कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है। अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक है। और जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है? ओके, सो वी कॉल इट अ डे। Thank you very much. Love you all. Have a great day. Love you.